हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्ड माइन इन शॉर्ट। आज की एक्सप्लेनेशन बहुत ही शानदार मूवी की है जिसका नाम है ब्रह्मयुगम। तो मूवी शुरू होती है 17वीं सेंचुरी से साउथ मालाबार से, जहां एक जंगल में हम दो लोगों को देखते हैं जिनके नाम कोरा और थेबन थे, जो कि अपने गांव से भाग गए थे और उनके गांव पर पोर्तुगीज ने अटैक कर दिया था। तो अब वो लोग दूसरी जगह जा रहे हैं और उन्हें वहां जाने के लिए भरतापुरा रिवर पार करनी होगी। लेकिन अभी शाम हो चुकी है तो वो जंगल में ही रुकने का प्लान करते हैं। वो दोनों आग जलाने लगते हैं और तभी कोरा को कुछ अजीब सी आवाज आती है और उसे कुछ अजीब सा आभास होता है। तो कोरा यहाँ वहाँ देखता है। थोड़ी देर बाद उसे एक यक्षिणी दिखाई देती है, जिसको देखते ही वो उस पर मोहित हो जाता है और उसके पीछे जाने लगता है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर दिखती है। लेकिन उसके बाद ये इंसान के साथ काफी खतरनाक चीजें कर सकती है और थेबन अब यहाँ पर उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकता। तो थेबन तो यक्षिणी से डरकर वहां से भाग जाता है, लेकिन कोरा यक्षिणी के पीछे जाता है, जिसको वो खत्म कर देती है। और यक्षिणियों के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो इंसान के साथ संभोग करके उनको खत्म कर देती है। अब थेबन अकेला हो गया था और एक जगह पर वो सो जाता है। नेक्स्ट सुबह होने पर वो नदी के पास जाता है, लेकिन नदी का जो लेवल था वो अभी बहुत ज़्यादा ऊपर था। तो वो दूसरे रास्ते से जाने का फैसला करता है, बट वो रास्ता भटक कर एक गेट तक पहुंच जाता है और ये गेट क्रॉस करने पर वो एक हवेली तक पहुंचता है। अब वो काफ़ी भूखा था तो उस हवेली से एक नारियल चुराने लगता है, लेकिन तभी उस हवेली का रसोइया यानी कि कुक उसको देख लेता है, जो कि उसे रोकता है और उससे इसके बारे में पूछता है। थेबन उससे ऐसा करने के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन उस हवेली का मालिक थेबन की आवाज़ सुनकर उसे अपने पास बुलाता है और रसोइया उसे अपने मालिक के सामने पेश करता है। अब इस हवेली के मालिक का नाम था कोटुमनपोती। तो थेबन ये बताता है कि वो एक पावन मतलब कि कंट्री सिंगर है, जो कि अपने गांव के राजा के लिए गाने गाया करता था। लेकिन युद्ध शुरू होने से वो डर कर भाग आया और अब यहाँ पर भटक रहा है। कोतुमन उसका गाना सुनता है, जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। और अब कोतुमन ये कहता है कि यहाँ पर काफ़ी समय से कोई भी नहीं आया, तो वो यहाँ पर रुक सकता है, खा पी सकता है और चाहे तो जिंदगी भर यहीं रुक सकता है। जिस पर थेबन कहता है कि वो यहाँ पर कुछ ही समय रुकेगा और ये बात कोतुमन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। हालांकि अभी तो थेबन वहीं पर रुकने का फैसला करता है। जिसके बाद कुक उसको रूम दिखाता है। वो बोलता है कि सीधे अंदर जाओ, हॉल है, किचन है और फिर उसका रूम है। तो वो उसे यहाँ वहाँ देखे। अपने काम से काम रखना होगा और याद रखना होगा कि हवेली की दक्षिण दिशा में कभी नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस पर वो थेबन भी हाँ में सर हिला देता है। लेकिन तभी थेबन को ऊपर से कुछ अजीब सी जंजीरों के घसीटने की आवाज़ आने लगती है, जिसके बारे में वो रसोइया से पूछता है। तो रसोइया ये कहता है कि यहाँ पर कमरे कई सालों से बंद पड़े हुए हैं, उनमें अजीब सी आवाज़ें आती रहती हैं, जो कि पहले कभी नहीं सुनी हुई गई थी। ऐसी चीज़ें अक्सर उसे सुनाई देंगी, तो उसे इसको इग्नोर करना होगा और वो उन सब पर ध्यान न दे। अब वो उसे उसका रूम दिखाता है और फिर से कहता है कि वो साउथ साइड में बिल्कुल न जाए। एक आदमी जो यहाँ पर पहले रहता था वहाँ पर गया था और फिर कभी भी वापस नहीं आया। अब रात को थेबन फिर से कोतुमन को गाना सुनाता है और उससे बात करता है, जहाँ पर कोतुमन ये कहता है कि इस हवेली में काफी समय से कोई नहीं आया और ना ही वो यहाँ से बाहर गए हैं। अब थेबन को यहाँ पर खाना मिलता है और वो खुश होकर भगवान को शुक्रिया करने लगता है। इस पर कोतुमन बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि खाना उसने दिया है, न कि भगवान ने, और वो यहाँ पर अपने पेट की वजह से आया है, न कि गॉड की वजह से। मतलब वो भगवान का किसी भी मायने में धन्यवाद न करे। जिस पर थेबन उससे माफी मांगता है। तभी हम रसोइया को देखते हैं, जो कि खाना अटैक में देने जा रहा होता है। लेकिन वो ऊपर किसको खाना देने गया था, वहाँ तो कोई नहीं रहता। अब हो सकता है कि शायद वो वहाँ पर जाकर ही खाना खाता होगा। तो थेबन हवेली में बाहर हल्के होने जाता है। तब उसे वहाँ पर ढेर सारी कब्रें दिखाई देती हैं, जिनको देखकर वह बहुत डर जाता है और वापस आ जाता है। अब जब वो हवेली के अंदर आता है तो फिर से उसे अटैक से यानी कि ऊपर वाले हिस्से से जंजीरों के घसीटने की आवाज़ आने लगती है। जिसको चेक करने जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है और एक लंबी सी जंजीर वहाँ पड़ी हुई थी, जिससे कि कोई बंधा हुआ था और ये जानकर वो डर कर नीचे भाग जाता है।
अब इन सब चीजों से परेशान होकर अगले दिन थेबन वहां से जाने लगता है। तभी कोदुमन वहां पर चौपत खेलते हुए दिखाई देता है। उसे जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन कोदुमन उसे खेलने के लिए कहता है, तो वो खेलने के लिए बैठ जाता है। कोदुमन कहता है कि और कुछ न कुछ दाव पर लगाएं, जिस पर थेबन कहता है कि उसके पास तो दाव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन कोदुमन कहता है कि उसके पास समय तो है, और समय सबसे बड़ी कीमती चीज होती है। अब कोदुमन यहाँ पर बड़ी शॉकिंग चीज बोलता है कि थेबन एक स्लैब ट्रेड में था, स्लैब बनकर बनाने जा रहा था, लेकिन बोट से बचकर भाग गया और फिर जंगल में छुप रहा था, और फिर यहाँ पर पहुंचा तो ये सब समय का ही किया धरा है, और वो अपने समय को ही दांव पर लगाए। अगर जीत गया तो यहाँ से जा सकता है, लेकिन अगर हार गया तो उसे हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। और थेबन के बिना कुछ बताए कोदुमन को ये सब पता था, जिससे कि थेबन उसे काफी इम्प्रेस हो जाता है, और ये कोई बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है, उसे ऐसा लगता है, और वो खेल खेलने से मना कर देता है, क्योंकि ऐसे वो हार गया तो कहीं फंस ना जाए। वो डिस्क वापस करने लगता है, लेकिन अपना हाथ हटा लेता है। वो डिस्क बोर्ड पर गिर जाते हैं और हंसते हुए कहता है कि उसने अपनी पहली चाल चल दी है, और अब ये खेल उसे खत्म करना पड़ेगा। यानी कि कोदुमन ने थेबन को पूरा गेम खेलने के लिए बोला, और थेबन पूरा गेम खेलते हुए जीतने ही वाला होता है। वहां पर कोदुमन को बस 12 अंक चाहिए थे, जो कि नहीं आ रहे थे, जिससे कि थेबन काफी खुश हो रहा था। लेकिन कोदुमन की एक नज़र से जो पासा होता है वो पलटकर 12 अंक दे देता है। ये तो बिल्कुल मामा सकूनी वाली चीज हो गई। खैर, थेबन अपना समय हार चुका था, मतलब अब उसे हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि कोदुमन कोई आम आदमी नहीं है, उसको थेबन के बारे में सब कुछ पता था, और ऐसी शक्तियां तो किसी मायावी के पास ही हो सकती हैं। अब थेबन कुक के पास जाता है, जो कि खाना बना रहा था, और उससे कोदुमन की तारीफ करता है कि वो बहुत ही गुणी और ज्ञानी आदमी है, जो कि उसके यहाँ आने से पहले सब जानते थे, और वो कोई महात्मा ही होंगे। लेकिन रसोइया कोदुमन को जरा भी पसंद नहीं करता था, उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता, और उल्टा सीधा बोलता रहता था, और अभी ये कहता है कि वो दुष्ट और धोखा देता है, जिस पर थेबन थोड़ा सा चिढ़ जाता है। अब थेबन खाना खा रहा होता है, और कोदुमन भी वहीं पर बैठ जाता है, जो कि ये कहता है कि उसे अच्छे से खाना खाना चाहिए, नहीं तो उसकी माँ को उसकी चिंता होगी। और थेबन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वो ये बात कैसे जानता है, क्योंकि उसने कभी भी अपनी माँ के बारे में उसे नहीं बताया। तो वो कहता है कि उसने एक दिन बताया था, और इस पर थेबन सोचता है कि शायद बताया होगा और वो भूल गया। अब इसी बीच कोदुमन उससे ये पूछता है कि क्या कुक ने उससे कुछ कहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले एक हाउस हेल्प था जिससे कुक ने उसके बारे में कुछ कहा था, और तब से ही वो पागल हो गया था। यहाँ वहाँ भागता, चिल्लाता, सामान फेंकता था। परेशान होकर कोदुमन को उसे मारना पड़ा। लेकिन थेबन कहता है कि कुक ने ऐसा कुछ नहीं कहा, और मारने वाली बात पर तो वो हैरान रह जाता है। अब तभी कुक वहाँ पर आता है, जिससे कि कोदुमन खाना मांगता है, लेकिन कुक रूडली बोलता है कि वो 4 बार खा चुका है और अब खाना खत्म हो गया है, जिस पर कोदुमन गुस्सा हो जाता है, और उसके गुस्से के साथ पूरी हवेली में हलचल मच जाती है, जो कि गुस्से के साथ बढ़ती जा रही थी, जिससे थेबन बहुत डर गया था। लेकिन कुक इससे जरा भी नहीं डरता, और ना ही अपनी आंखों को नीचे करता। अब तभी कोदुमन कुक को गुस्से में पकड़ लेता है और चुप करने लगता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। और तब तक थेबन बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो कुक से कोदुमन का सच पूछने लगता है, तो वो कहता है कि उसने जो कुछ कहा वो सच था। उसने ही हाउस हेल्पर और डांसर को मारा था, जिन्हें कुक ने ही अपने हाथों से दफनाया था। और कोदुमन को जानने के लिए उसे इस हवेली का इतिहास जानना पड़ेगा। वो बताता है कि सालों पहले इस हवेली के मालिक यानी कि असली मालिक सोर सरल पोटी ने कड़ी तपस्या और तप अनुष्ठान रिचुअल करके देवी वैराही को प्रसन्न किया था, जिन्होंने इसे खुश होकर उसे एक मैजिक बॉक्स दिया, जिसके अंदर विश्व पूरी करने वाला सुपर नेचुरल पावर वाला चेतन था। और दोस्तों, चेतन के बारे में अच्छे से डिटेल्स कुंवारी मूवी के अंदर है। आप इसको डीमंस कहकर भी पुकार सकते हैं, डीमंस जो इच्छाएं पूरी करते हैं। और इसकी जो डिटेल है आपको कुंवारी मूवी देखनी होगी, एक्सप्लेनेशन को देख लेना, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
एक तरीके से आप ये समझो कि यहाँ पर सोर सरपोटी के लिए वैराही देवी ने चेतन को एक एज अ डीमन हेल्पर भेजा था। अब देखो, देवी चेतन को देखकर तो चली गई, लेकिन सोर सरपोटी ने चेतन के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुर्म किए और अपना गुलाम बनाया और उसे कैद करके टॉर्चर करने लगा, उस पर अत्याचार करने लगा, जिससे कि चेतन पागल ही हो गया। और अंत में चेतन ने थक हार कर एक दिन नशे में धूत सोर सरपोटी को ये कहा कि वो उसके मुंह में देखे तो उसको नरक दिखाई देगा। और जैसे ही सोर सरपोटी ने उसके मुंह के अंदर देखा तो चेतन ने उसकी आत्मा को खा लिया और उसे खत्म कर दिया। चेतन ने सोर सरपोटी के बाकी परिवार वालों की आत्माओं को भी खाकर सबको खत्म कर दिया था। और फिर उसे रोकने के लिए उसे कैद करने का अलग अलग सोर्स वहां पर आए लोगों ने विधि भी लगाई, लेकिन कोई भी चेतन को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा था। वो सबकी आत्माएं खा गया। लेकिन फिर एक दिन सोर सरपोटी का अंतिम वारिस यानी कि कोदुमन पोटी इस हवेली में आया और उसने चेतन को इस हवेली के अटैक में कैद कर दिया। और उसने वो करके दिखाया जो कि कोई भी नहीं कर पाया था। मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और हम देख चुके हैं कि कोदुमन यहाँ पर कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी थेबन कहता है कि उसने अटैक में चेतन को ही देखा था। हालांकि हमने तो दिखाया नहीं गया था कि चेतन को कब देखा था उसने, क्योंकि वो तो डर कर भाग गया था। अब वो उससे कहता है कि वो रात को यहाँ वहाँ ना घूमा करे और अपने काम से काम रखे, नहीं तो उसकी बॉडी के लिए भी एक और गड्ढा खोदना पड़ेगा। अब रात को फिर से थेबन छुपकर यहाँ वहाँ देख रहा होता है और हम नोटिस करते हैं कि कोदुमन पूजा कर रहा था, जहाँ पर उसके पास वही यक्षिणी आती है और वह दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और थेबन भी यह सब देख रहा था, जो कि डर कर अपने रूम में चला जाता है। और हम अभी यही सोच सकते हैं कि एक इंसान जो कि अगर कोदुमन यक्षिणी के साथ इंटीमेट हो रहा था तो ये कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता, क्योंकि यक्षिणी के साथ इंटीमेट होने वाला व्यक्ति जिंदा नहीं बचता है। अब सुबह हो जाती है तो वो कुक से कहता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए और ये जगह शापित है, लेकिन कुक उसकी बात नहीं सुनता। अब वो अकेले ही भागने लगता है, जिसे कोदुमन मिलता है, जिसे वो जाने के लिए बोलता है। लेकिन कोदुमन ये कहता है कि बारिश रुकने के बाद चले जाना। और जो मौसम अब तक बिल्कुल साफ था, अचानक से ही बारिश शुरू हो जाती है। अब कोदुमन ये कहता है कि इस बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, क्या पता ये कुछ हफ्ते चले, कुछ महीने चले या फिर कुछ साल भी बीत सकते हैं। जब डांसर को यहाँ से जाना था तब बारिश लगातार 3 साल तक चलती रही थी और फिर धीरे धीरे डांसर ने अपनी यादें खो दी थी और वो बड़बड़ाता रहता था। वो आगे कहता है कि डांसर को नाचना आना चाहिए, सिंगर को गाना आना चाहिए, और अगर वो ये नहीं कर सकते तो जीवन योग्य वो है ही नहीं। जिस पर वो कहता है कि संगीत भगवान की देन है जो कि मोक्ष देते हैं। जिस पर कोदुमन ये कहता है कि यह ब्रह्म युगम चल रहा है, आसान भाषा में कहे तो कल युगम, जो कि सबसे ज्यादा विकराल और बुरा है। इस युग में भगवान है ही नहीं, तो पूजा पाठ और कस्टम से कोई फायदा नहीं है। और ये भगवान के जाने से ही शुरू हुआ था, तो उन्हें बुलाने से वो आने वाले नहीं है। अब थेबन डरकर माफी मांगने लगता है और गाने के लिए बोलता है, जिस पर कोदुमन ये कहता है कि उसे गाना गाने की कोई जरूरत नहीं है और अब उसकी मौजूदगी उसे खटक रही है, जैसे कि हाउस हेल्पर की खटक रही थी। अब वो परेशान लेटा हुआ था, जिसे कुक ड्रिंक करने के लिए देता है और थेबन कहता है कि उसकी माँ अकेली है जो कि बहुत काम करती है और उसने उसे बाएं कान की बाली भी दी थी, जो कि वो कुक को भी दिखाता है और उसे कैसे भी यहाँ से जाना होगा। जिस पर कुक ये कहता है कि उसके घर पर कोई नहीं है और वो ड्रिंक भी नहीं करता है। अब रात को थेबन की नींद खुलती है तो वो अपने सामने चेतन को देखता है, जो कि उस पर हमला कर देता है, जिसके साथ उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि ये बस एक बुरा सपना था। और वो बाहर जाता है तो वो गड्ढा खोद रहा होता है, जिसको देखकर थेबन को ऐसा लगता है कि उसके लिए ही वो गड्ढा खोदा जा रहा है, तो वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन गेट को क्रॉस नहीं कर पाता और खून की उल्टियाँ करने लगता है। घूमकर वो हवेली में आ जाता है और कोदुमन से माफी मांगते हुए उसे जाने की परमिशन मांगने लगता है, तो वो उसे परमिशन देने से मना करके हंसने लगता है, जैसे कि वो उसके साथ खेल खेल रहा हो। अब कुक उसे दवाई देता है और ये कहता है कि वो अकेला नहीं है, कोई यहाँ से कभी नहीं भाग सकता,
कोई भी उस गेट को क्रॉस नहीं कर सकता। ये एक माया जाल है जिसके अंदर वो उलझे हुए हैं और सारी यादें खो देते हैं। वो थेबन से ये पूछता है कि उसे कुछ याद भी है, जिस पर थेबन को एहसास होता है कि वो यहाँ पर कई महीनों से है और यहाँ पर लूप की तरह फंसा हुआ है। वो अपनी यादें भी भूलता जा रहा है। इनफैक्ट वो अपनी माँ का नाम तक भूल चुका है और उसे खुद का नाम भी याद नहीं आ रहा। खैर, वो थेबन को अटैक में लेकर जाता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं ब्रह्मयुगम मूवी के असली पत्ते। असल में यहाँ पर जो कैद था उसके साथ भी वही हुआ था जैसे कि सब कैद हो जाते हैं। वो अपना नाम भी भूल गया, सब कुछ भूलकर आज मर गया और ये कोई और नहीं बल्कि चेतन को खत्म करने वाला असली कोदुमन पोटी था। जी हाँ, और इस हवेली के मालिक की जगह पर वो है असल में चेतन यानी कि डेमन, और वो ही यहाँ पर आने वाले लोगों को बस में कर लेता है। और यही रीजन था कि वो यक्षिणी के साथ इंटीमेट हो पाया था, यानी कि वो उसके साथी थी। और फिर ये लोग खुद को मृत्यु तक पहुंचा देते हैं और चेतन ने ही अपने चारों ओर एक अलग ही दुनिया बना रखी है जिससे कोई कभी बाहर जा ही नहीं सकता। गेट से आने वाले सब और वो हमेशा के लिए यहीं पर कैद रहते हैं, यानी कि यहाँ पर चेतन भी कैद ही है जिसका राजा और कैदी खुद चेतन है। तभी तो काफी समय से यहाँ से बाहर नहीं गया। मेरे ख्याल से शायद उसको शाप मिला होगा, कोई ना कोई रिचुअल करके उसे यहाँ तक कैद कर दिया गया होगा। और यही तो रीजन है कि जब भी यहाँ पर कोई आता है वो उसे वहाँ से जाने नहीं देता। अब आपसे भी कहोगे कि कुक को उसने क्यों नहीं मारा, तो ऑब्वियसली बात है खाने पीने के लिए बनाने के लिए कोई तो चाहिए। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि यहाँ पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। भगवान यहाँ पर नहीं है क्योंकि देवी वैराही ने तो वरदान के रूप में डीमन को सोर सरपोटी को दे दिया, लेकिन सोर सरपोटी ने उसके साथ काफ़ी गलत किया और चेतन ने काफ़ी ज़्यादा गॉड से प्रे किया था, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी, इसलिए उसने यहाँ पर गुस्सा दिखाया, सबको मार दिया। खैर, अब ये दोनों ही असली कोदुमन की बॉडी को दफना देते हैं और आपस में बात करते हैं, जिससे कुक यहाँ से बचकर बाहर जाने का इकलौता रास्ता बताता है कि हॉल के नीचे एक गोदाम घर है जहाँ पर अनाज का भंडार है और उस भंडार के नीचे एक रास्ता जाता है जहाँ पर एक बंद चैम्बर है और वहाँ पर जल रही है एक अखंड ज्योति, जिसे बुझाकर ही वो चेतन को बस में कर सकते हैं और चेतन इसी चैम्बर के ऊपर रहकर उसे प्रोटेक्ट करता है। अब कुक आगे कहता है कि उस चैम्बर की चाबी कहाँ है। तब वो बताता है कि उसको नहीं पता, शायद वह सालों में कहीं नष्ट हो गई हो या फिर इतनी बॉडीज को दफनाया गया है तो वहाँ पर वो दफन हो गई हो। जिस पर थेबन कहता है कि वो चाबी का पता लगाएगा क्योंकि ये चाबी ऐसे ही खत्म नहीं हो सकती। और तब तक कुक सारी तैयारी कर लेता है। अब थेबन एक गेम खेलकर ये तो पता कर लेता है कि चाबी असल में चेतन की कमर से बंधी हुई है, बस उसे निकालना इतना आसान नहीं है। अब वो कुक को अपना प्लान बताता है और काम पर लग जाते हैं। अब कुक खाना बनाने लगता है तो चेतन उसके पास आता है और उसे डांट कर ये कहता है कि उसने थेबन को फिर से उसकी मंदिरा कैसे दी। अब वो थेबन को भी मारने के लिए कह रहा था। अब वो अपने हॉल में जाकर बैठ जाता है और थेबन उसके ही पास जो चाबी थी उसे लेने की कोशिश करने लगता है और कुक भी उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन कुक वहाँ पर था ही नहीं। खैर, अब ये दोनों हिम्मत करके चेतन से चाबी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेतन जाग कर उन पर हमला कर देता है और वो उनकी आत्मा खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि कुक पहले ही चाबी ले चुका था। जब वो उसे मारने वाले होते हैं तभी ऐसा हुआ कि कुक जाकर अखंड ज्योति को बुझा देता है और तभी चेतन गायब हो जाता है। थेबन अब कुक को ढूंढता है और उस पर गुस्सा करता है कि उसने उसका साथ नहीं दिया, उसे बस इस्तेमाल किया। लेकिन अभी टाइम बहस करने का नहीं था और उन्हें उस रूम से वैराही का दिया हुआ मैजिक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उन्हें चेतन को खत्म करने के वापस कैद करना होगा, नहीं तो वो यहाँ से भाग भी जाएगा। तो चेतन उन्हें ढूंढकर खत्म कर देगा। अब वो दोनों ही चेतन को ढूंढने लगते हैं और वो पहले ही थेबन को समझा देता है कि चेतन झूठ बोलकर उन्हें कमजोर करेगा, तो उन्हें किसी बात को नहीं मानना है। उनके दिमाग से खेलेगा तो उन्हें अपने दिमाग को भी स्ट्रांग रखना होगा। अब वो उसे वही दाल घर पे ले जाते हैं
और अब जाकर कुक रिवील करता है कि वो आज चेतन से अपना बदला ले लेगा, क्योंकि वो ही कोदमन पोती का बेटा है। लेकिन चेतन पोती के परिवार को, इवन घर में पल रहे बच्चे तक को मार चुका था, तो वो बताता है कि वो कोदुमन की दासी का बेटा है, जिससे उसके संबंध थे, उसके अंदर उसका ही खून है। अब चेतन उन पर हमला करता है और वो दोनों उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेतन है ऐसे नहीं हारता। तो अब वो उन दोनों को अलग अलग केस में कैद कर देता है, जहाँ पर अलग अलग डरावनी चीज़ें उन्हें मेंटली टॉर्चर करती हैं, कमज़ोर करती हैं। लेकिन जैसे तैसे वो होश में आते हैं और अब कुक चेतन को कन्फ्रंट करता है और थेबन से बॉक्स ओपन करने को बोलता है। बट चेतन थेबन को मैनिपुलेट करने लगता है कि कुक उसे भी मार डालेगा और वो कुक पर हमला करता है। लेकिन थेबन कुक को बचाता है और अब खानसामा चेतन की पावरिंग निकलकर उसे आग लगा देता है और आग लगने से चेतन की बाहरी शरीर जल जाता है और जो असली चेतन था वो बाहर आ जाता है। और अब कुक वो रिंग पहनने लगता है और चेतन को कमांड देता है कि अब वो उसका मास्टर है। और ये देखकर थेबन उसे रोकता है कि इस रिंग की शक्ति से वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन कुक उल्टा उससे ही लड़ने लगता है और इसी लड़ाई में हवेली ढह जाती है। तभी हम थेबन को देखते हैं जो कि घायल हालत में बाहर आता है। लेकिन अब कुक भी बाहर आ चुका था, जो कि उस पर हमला करता है और उसे मारने लगता है। लेकिन उसकी नज़र उसके बाएं कान पर पड़ती है कि उसके बाएं कान की जगह दाएं कान में बाली थी। मतलब कि ये थेबन है ही नहीं बल्कि चेतन है, यानी कि अब चेतन ने थेबन का रूप ले लिया था। कुक भागता है, जिसे कुछ सोल्जर दिखाई देते हैं। उन्हें वो चेतन की ही चाल मानकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो बिल्कुल असली के थे और उसे वहीं पर शूट करके ख़त्म कर देते हैं। अब अंत में थेबन के रूप में चेतन को दिखाया जाता है, जो कि खुद की ही रिंग पहन लेता है, यानी कि अब वो खुद का मास्टर बन चुका है। अब उसे कोई भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है। साथ ही साथ अब वो जो अखंड ज्योति थी वो भी बुझ चुकी थी, जिसके चलते अब वो फाइनली बाहरी दुनिया में जा सकता है और पता नहीं अब वो बाहरी दुनिया में क्या क्या तबाही मचाएगा। बट इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।